आज हमारे देश में एक ऐसा राज्य है मणिपुर जिसको देश से अलग हमारे मोदी जी मानते हैं। ईद का चांद हर साल दिखता है, लेकिन ये जो है 5 साल वाला जो ईद है उसमें विश्वास करते। ऐसी स्थिति में छोड़ दिया कि आपको शर्म आई ये कहने पे। आज देखिए बिहार को लोग क्या कहते हैं। नीतीश कुमार जी अपने कुनबे को उत्तर प्रदेश में बढ़ाने के लिए बिहार के छात्रों का भविष्य को अधर में डाल दिए। भारत का जो मानचित्र है उसमें जितने भी राज्य हैं उसको सिंगापुर 1, सिंगापुर 2, सिंगापुर 3, सिंगापुर 4 करके ऐसे लग दीजिए नाम। नमस्कार, आप सबका स्वागत हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। आने वाले समय में अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां अभी से कमर कस रही है। अभी इस वक्त हम मौजूद है पटना के बांकेपुर विधानसभा में, जहां भाजपा के सिटिंग एमएलए नितिन नवीन जी यहां से विधायक है भाजपा के टिकट पे। तो 5 साल पूरे होने वाले हैं कि विधायक जी का लेखा जोखा आखिर क्या रहा, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ की जनता से बात करेंगे। सर बताएंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार यादव हुआ। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं के रहने वाले। हम इस वार्ड से अपना वार्ड प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ से चुनाव का माहौल आने वाले 5 साल पूरा हो गया, आपके विधायक जी का क्या लेखा जोखा रहा? कुछ क्षेत्र में काम दिखा या फिर इस बार क्या लग रहा है? देखिए, विधायक जी का काम देखा और हम तो अभी तक तो नहीं देखा है। बात है देखने की, जहाँ बात अब करते हैं तो हम लोग अभी तक देखे नहीं हैं। हमारे माननीय विधायक नितिन नवीन जी, उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा जी भी थे, उनके बाद ये उनके पुत्र बने। आज तक 20 और 25 साल के दरमियान एक भी प्राइमरी स्कूल, एक भी स्वास्थ्य केंद्र, एक भी ऐसा रोड हो जहाँ नितिन नवीन जी का नाम आपको नजर आए। इस वार्ड में घूम लीजिएगा तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत एक आध गो नाम होगा, मगर 25 सालों में इतना काम जरूर है कि आपको नजर नहीं आएंगे। तो पहले उनके पिताजी नेता थे, अब बेटा हो गए, भाजपा से आते हैं, लेकिन भाजपा तो परिवारवाद के खिलाफ बात करती है। तो भाजपा को तो ये साबित करने का जरूरत नहीं ना है। वो तो दूसरे को साबित करने पर पड़ा रहता है कि आप परिवारवाद है। वो तो खुद परिवारवाद है और दूसरे को वो चोला उड़ा देता है कि आप परिवारवाद है। ये तो सामने नजर आ रहा है, जनता देख रही है। अरे यहाँ छोड़ दिए, यहाँ से लेके यूपी तक चले जाइए, दिल्ली तक चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, गुजरात चले जाइए। परिवारवाद अगर भाजपा में ना हो तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। भाजपा तो कांग्रेस और आरजेडी पे आरोप लगाती है। उसका आरोप तो सर मैं आपका प्रमाण तो सामने दे रहा हूँ ना। यहाँ से लेकर राजनाथ सिंह जी के तक देख लीजिए, उनका पुत्र अमित शाह जी के पुत्र देख लीजिए बीसीसीआई अध्यक्ष बन गए। अरे क्या है, कभी बल्ला भी धरे हैं क्या? पता है क्या यॉर्कर क्या होता है, स्पिन क्या होता है, लेग स्पिन क्या होता है? मगर फिर भी बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो आपके क्षेत्र में क्या कुछ मुद्दा है जो लग रहा है इस चुनाव में बहुत हावी रहे? सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस क्षेत्र का जनता का आज तक एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं मिला है। ये 25-30 सालों में जो हमारे विधायक जी थे और उनके पिताजी भी थे, कभी स्वास्थ्य केंद्र का हम लोगों ने हमेशा चुनाव में ये मुद्दा उठाया है। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस लोकल क्षेत्र में हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत है। एक भी हाई स्कूल नहीं है। यहाँ से आपको 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर अभी मिलर हाई स्कूल है। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा डाक बंगले के पास। बिहार की राजधानी पटना में खड़ा है, वहाँ आप एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो बाकी बिहार की क्या हालत है? सर इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग छोटे मोटे क्षेत्र का अपने वार्ड का हम लोग देखते हैं। हम वार्ड का जो हमारा कष्ट है, जो दुख दर्द है, उसी से हमको पता चलता है कि इस विधानसभा में कितना बड़ा दर्द होगा। हम तो एक छोटा सा क्षेत्र का दर्द बता रहे हैं। ये पूरे विधानसभा में आप घूम जाइएगा तो देखिए, ये मेन रोड है, इस पर पानी आपको नजर आएगा। आज भी देख लीजिए, यह बगल में हमारे माननीय मंत्री जी का कार्यालय है, नितिन नवीन जी का, और ये रोड पे पानी है। ये तो जल जमा हमेशा आ जाता हो जब भी बरसात होता है। ये तो अभी सूख गया, अगर 1 घंटा पहले आए हुए रहते तो आपको रोड पे पानी नजर आता। ये मेन रोड बोला जाता है, पटना का हट बोला जाता है। ये कृष्णा नगर है, श्री कृष्णा नगर जो पटना का हट है। यहाँ पे, यहाँ से शुरू होता है सब कुछ, और इसका ये स्थिति है। और बगल में नितिन नवीन जी का घर भी बना है अभी नया, विधायक जी का। जो आप देखिएगा उस रोड का, तो हो सकता है आप चल नहीं पाइएगा पैदल। दाएं और बाएं दोनों रोड का ये स्थिति है। चुनाव में तो विधायक जी बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे। वादे तो हमेशा बीजेपी का तो जुमला ही ना है सर। बीजेपी अगर जुमला नहीं करेगा तो सरकार में कैसे आएगी? लोगों को गुमराह करना है, झूठ बोलना है, दूसरे को परिवारवाद बताना है, अपने आप को छिपाना है। यही बीजेपी का कहानी है। बीजेपी तो कहती है हम वादे करते हैं चुनाव में, वादे पे खरे भी उतरते हैं चुनाव के बाद। हम तो वादे को पूछ रहे हैं, आपका वादा अगर खरा है तो आप कहाँ खरा है ये बताइए ना। अरे विधायक जी का अगर क्षेत्र है, विधायक जी के रोड पर नजर नहीं आ रहा है, ये मेन रोड की बात है। अगर कहीं दूर दराज की बात होता तो देखा जाता। ये तो जस्ट बगल में घर है, बगल में ऑफिस है, और ये रोड का स्थिति है। इसके जस्ट बगल में जाइएगा तो अभी कुचरा कवारा, मतलब पूरा कवारा देखिएगा, अंबार लगा हुआ है। अगर जस्ट इस रोड के बगल में जाइएगा तब पैदल नहीं, आपको पूरे जूता से लेकर जींस तक भीग जाएगा। इतना पानी अभी लगा हुआ है, जबकि बरसात सुबह में हुई है और आप शाम होने को है तब भी पानी नहीं निकला है, वहाँ जमा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा है, ये तो छोटी मुद्दा है कि ठीक है पानी जमा हुआ है, मगर सबसे बड़ा मुद्दा है कि 25-30 साल के दरमियान आज तक एक भी प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र
आज तक नितिन नवीन जी नहीं बना पाए, ना उनके पिताजी बना पाए। ये दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि लोग बीजेपी के नाम से चुनाव जीतते हैं। लोगों को झूठा जुमला अनेकों तरह के लुभावना वादे करके अपने चुनाव को भुला लेते हैं और उसमें लोगों को गुमराह करके चुनाव जीतते हैं। बेवकूफ़ जनता हुई ना फिर। जनता को तो वो बेवकूफ़ समझते ही हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं और हर जगह इसलिए तो जुमला। आज 10 साल से तो बीजेपी के 12 साल से ही सरकार चल रही है, जुमले पे तो सरकार चल रही है। लोगों को क्या है, आप टीवी खोलिए मोदी जी, टीवी खोलिए अमित शाह जी, टीवी खोलिए नड्डा जी, तो अगर 24 घंटे किसी भी व्यक्ति को दिखाया जाएगा मोदी जी मोदी जी मोदी जी, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में मोदी जी आ जाएंगे। इसका असर पड़ता है जो बार बार हर जगह ऐड में मोदी जी दिखते हैं, टीवी से लेके पोस्टर होता है। उसके बाद वो तो असर पड़ता ही है, एक साइकोलॉजिकल असर पड़ जाता है लोगों का, अरे मोदी जी। जबकि आप देख लीजिए जहाँ जहाँ मोदी जी का सरकार है, स्थिति क्या है। गुजरात डूब रहा है, राजस्थान डूब रहा है, मणिपुर का हाल देख लीजिए किस तरह से। मणिपुर क्या है, वो विदेश है, वो हमारे देश का एक हिस्सा, एक अंग है। उस स्थिति में वहाँ के आज तक हमारे ना प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं, ना गृह मंत्री चर्चा करते हैं, और ना ही कोई बीजेपी का कोई भी विधायक और सांसद इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार है जिस तरह का मणिपुर का हाल है। आज हमारे देश में एक ऐसा राज्य है मणिपुर जिसको देश से अलग हमारे मोदी जी मानते हैं। कभी चर्चा भी नहीं करते, कभी बात भी नहीं करते हैं। मुद्दा तो बहुत सारे मुद्दा है, मगर बीजेपी मुद्दा को छुपाना और भुलाना और लोगों को गुमराह करना इतना ही जानती है। आप बताएंगे सर, आज पटना की धरती पे नितिन गडकरी जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, हर जगह पोस्टर लगे हुए, आपके विधायक जी का भी पोस्टर लगा हुआ। क्षेत्र की क्या स्थिति है? बांकीपुर, तो ये बांकीपुर और पटना साहिब दोनों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। और हमारे जो आदरणीय विधायक और अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, ये पंचवर्षीय ईद में विश्वास रखते हैं। ईद का चांद हर साल दिखता है, लेकिन ये जो है 5 साल वाला जो ईद है उसमें विश्वास करते हैं और इनका चांद एक बार में निकलता है 5 साल में, और तब ये चुनाव जब होता है उस वक्त दिखते हैं। बाकी समय नितिन नवीन पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं दिखते हैं। इसी तरह जो पटना साहब के सांसद हैं वो भी पंचवर्षीय ईद की व्यवस्था में हैं, वो भी 5 साल में एक ही बार दिखते हैं। आप देखिए, जैसा कि हमारे भाई ने बताया, आप ये मेन रोड है, मेन रोड से थोड़ा आप अंदर जाएंगे तो आप जाके रोड की स्थिति क्या है। आदरणीय हमारे जो माननीय सांसद हैं पटना साहिब के, उनका घर बगल में है। उनका घर, रविशंकर जी का घर जस्ट यहाँ से बगल में 500 मीटर की दूरी पे है। इस रोड से आप दूसरी रोड पे जाएंगे, आप रोड की बदहाली देखेंगे, आपको शर्म आएगा कि जिस सांसद का घर इतनी नज़दीक है उसके घर के बगल में रोड ऐसी टूटी फूटी है। तो ये सिर्फ पटना ही नहीं, बांकीपुर ही नहीं, पूरे बिहार का अमूमन यही हाल है। और पटना की जो सड़कें हैं, मुख्य सड़कें आपको दिखेगी जिसमें गाड़ियाँ सरकती हुई जाएंगी, लेकिन जब आप बाई लेन्स में जाएंगे, पूरे शहर में जब आप बाई लेन्स में जाएंगे तो आप देखेंगे अमूमन हर जगह सड़कें टूटी हुई है, पानी बह रही है। और अभी तो बरसात में और हालत ख़राब है, सब जगह पानी का जमावड़ा लगा हुआ है। तो समस्याओं का अंबार है, चाहे वो स्वास्थ्य समस्या हो, चाहे वो ये मूलभूत की सुविधाएं हैं, वो सरकार नहीं दे पा रही है। क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं, तो अभी लोकसभा चुनाव हुआ, रविशंकर प्रसाद को आपकी जनता ने फिर से चुनकर भेज दिया संसद भवन में। ये तो दुख है ना कि लोग सही चुनाव नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है। और यही कारण है कि क्षेत्र का विकास नहीं होता है, जगहों का विकास नहीं हो पाता है। लोग अपनी समस्याओं के बारे में हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। तो आप ऐसे कैंडिडेट चुनेंगे तब तो आपका विकास होगा। आप एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं और बार बार चुन रहे हैं जिन्होंने आपके क्षेत्र का विकास नहीं किया और आपको ऐसी स्थिति में छोड़ दिया कि आपको शर्म आई ये कहने पे। आज देखिए बिहार को लोग क्या कहते हैं, आप देखिए बिहार को लोग पूरे देश में क्या कहते हैं, एक लेबर स्टेट की संज्ञा दे दी गई है। क्यों? आखिर चूंकि पूरे आप देश में जाइए तो पूरे बिहार से लोग जो हैं आज काम करने के लिए, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह आपको बिहारी लेबर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में 98 लाख लोग पलायन किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है, रोजगार का सृजन नहीं है, तो लोग पलायन कर रहे हैं और बिहार को लेबर स्टेट बना दिया गया है। नीतीश कुमार तो कहते हैं गर्व की बात है कि बिहारी पूरे देश में जाकर काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का काम छोड़ दें, चले जाएं, उन लोग को पलायन कर लें और जाके वही काम करें जो हमारे मजदूर भाई लोग करते हैं। वो तो नहीं करेंगे। बोलने से क्या है, नीतीश कुमार जिनने 19 वर्षों में बिहार को बदहाल कर दिया, और बातें और घोषणाओं की सरकार है ये। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आप क्या बोल सकते हैं। नीतीश कुमार जी तो आज भी मन से कह रहे थे कि हम अब कहीं नहीं जाने वाले, भाजपा के साथ ही रहेंगे, आरजेडी में तो अब भूल कर भी नहीं जाएंगे, हमारी गलती हुई। वो तो पहले भी कहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे। अमित शाह भी कह रहे थे कि नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद है, लेकिन आज देखिए दोनों गलबैया खेल रहे हैं। तो इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। कब वो रातों रात पता चलेगा कि बिहार की सरकार बदल गई, बिहार की सरकार बदल गई, रातों रात आपको मालूम चलेगा। ये आश्चर्य की बात नहीं है। तो नीतीश कुमार जी का बात जो है, पूरे हर लोग, आप यहाँ कितने लोग खड़े हैं, हमारे युवा साथी लोग खड़े हैं, आप पूछिए कि उनकी बातों पे विश्वास है, तो आपको हर जगह से ही आवाज़ मिलेगा कि नहीं है।
पूछ ही लेते हैं, क्या नाम हुआ भाई? कमलेश कुमार मेरा नाम होगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, जानते हैं? बिल्कुल। हाँ, तो कैसा कर रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा, उन पर भरोसा है एक वोटर के तौर पे? बिहार जो है देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, गरीबी है, ये शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो जितने भी देश के नेता हैं इन सब मुद्दों पर हट करके कोई भी ये सब बात नहीं करता है। अगर चुनाव आता है, हाल ही में चुनाव आने वाला है, तो चुनाव में जितने भी नेता आएंगे बस जुमलाबाजी केवल करेंगे। कोई भी नेता जो है बेरोजगारी पर बात नहीं करेगा, ना शिक्षा पर बात करेगा, ना रोजगार पर बात करेगा। राजनीतिक जानकार कहते हैं बिहार में मुद्दों से ज़्यादा जाति हावी हो जाती है चुनाव में, इसमें सच्चाई लगता है? जाति तो है, जाति बिहार में हावी है, तो जाति और धर्म से ऊपर उठ करके हमको विकास और शिक्षा पर बात करना चाहिए, ठीक है, और शिक्षा पर वोट देना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए मतलब कौन करेगा, अपना विकास कैसे होगा, देश का कैसे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है परिवहन के मामले में हो गया या स्वास्थ्य के मामले में हो गया, कैसे हमारा बिहार राज्य आगे बढ़े। क्योंकि यहाँ सबसे पीछे है, तो कहीं ना कहीं तो कमी है, लोगों में कमी है। जो चुनाव का समय आ गया, नीतीश कुमार दावे कर रहे कि 2 महीने में हम और रोजगार देंगे युवाओं को, भरोसा है कि दे पाएंगे? ये सब जुमलाबाजी है। जैसे चुनाव पिछले बार भी कहते हैं कि आएंगे तो हम 19 लाख चुनाव देंगे, ये भी कहते हैं हम 10 लाख चुनाव देंगे, वो कहते हैं हम 50 लाख चुनाव देंगे। तो भाई कैसे देंगे, कहाँ से देंगे रोजगार, उनको पेमेंट कैसे आएगा? ये रोजगार देने का आपका फंडा लिखित रूप से आप जारी करिएगा ना कि हाँ इतना हम रोजगार इतना दिन में देंगे, इतना डेट में वैकेंसी निकलेगा, इस में इतना वैकेंसी खाली, इतना हम देंगे, यहाँ इसको वेतन कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब पूरा बायो डाटा पूरी तरह से जारी करना है, जुमलेबाजी करने से नहीं होगा। जीतन राम मांझी जी ने कह रहे थे विपक्ष का साजिश है इसमें जो पुल गिर रहा है बिहार में, तो विपक्ष जाकर के ढकेल के गिरा दे रहा है ना, तो रोक कहे नहीं रहे उसको। विपक्ष गिरा रहा है तो आप शासन में है, आप कुछ कर सकते हैं। भ्रष्टाचार अंतिम चरण पर है, यहाँ रोजगार नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर संसाधन नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से चलाने वाले नहीं है इसको सिस्टम में। यहाँ पर सब लोग अपना खाता भरने के फेर में, अपना झोली भरने के फेर में है। सब लोग भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त हो चुका है, भ्रष्टाचार का अंतिम चरण पर है। अगर भ्रष्टाचार यहाँ से अगर खत्म हो जाता है, लोग शिक्षित हो जाता है, रोजगार मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि बिहार भी यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय देख लिया जाए तो यह विश्व गिरू रहा है। आगे नितिन नवीन जी फिर आएंगे ग्राउंड पे, लोगों से वोट मांगने के लिए बड़े बड़े दावे करके जाएंगे, तो लगता है इस बार भरोसा करेगी जनता? नहीं, देखिए चुनाव जो होगा ये अब लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ के चुनाव देंगे। मेरे भाइयों लोगों ने जो पॉइंट्स को बताया, मैं कुछ उस चीज़ पे बोलना चाहूँगा कि पहला तो है जो डोमिसाइल नीति की आपने चर्चा की। डोमिसाइल नीति आज की मांग है और आज के छात्रों का के लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। नीतीश कुमार जी ने अपने दल को बढ़ाने के लिए अभी जो शिक्षकों की जो बहाली हुई उसमें 80% लोग उत्तर प्रदेश से आके यहाँ पे वो लोग बहाली, उनकी शिक्षक बहाली में चले गए। उसका रीज़न ये है कि बिहार की अपनी कोई डोमिसाइल नीति नहीं थी। डोमिसाइल नीति नहीं होने के कारण बिहार के अपने जो युवा छात्र हैं जिन्हें नौकरियों की ज़रूरत है, उन्हें नौकरी ना मिल करके बाहर के स्टेट के बच्चों को नौकरी मिल गई। डोमिसाइल नीति हर स्टेट में है, कहीं पे 10% अलाउड है, कहीं पे 15% अलाउड है। बिहार में कोई डोमिसाइल नीति नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने कुनबे को उत्तर प्रदेश में बढ़ाने के लिए बिहार के छात्रों का भविष्य को अधर में डाल दिए। उनके साथ ये अन्याय किया और उन्होंने डोमिसाइल नीति नहीं बनाई और 80% लोग बाहर के प्रदेशों से आके यहाँ पे शिक्षक बन गए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में बहुत हम आगे कुछ कर सकते थे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ बिहार कर सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं। सिर्फ दिखाने के लिए कुछ एक अगर जगह कुछ यूनिट्स लग जाएं तो वो काफ़ी नहीं है पूरे स्टेट के लिए। स्टेट की इकॉनमी जो है वो सिर्फ लोक कल्याण की नीति से नहीं चल सकती है। वो स्टेट की इकॉनमी जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक नहीं चल सकती है। और आज सरकार के पास रेवेन्यू क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ बिजली है। एक लिकर था, उसको भी इन्होंने बिना दिमाग लगाए हुए उस बंद कर दिया और आज उस लिकर प्रोहिबिशन के कारण आप देखिए पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोग ही जेल के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो क्या शराब पीना इतना बड़ा गुनाह है कि किसी को जेल में डाल दिया जाए? तो यहाँ एक नहीं हज़ारों मुद्दे हैं और सरकार हर फ्रंट पे फेल है। नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाएं बहुत खुश है इससे, महिला की जो हिंसा होती थी उसमें काफ़ी गिरावट आई है। भाई आप लगातार देखिए किस तरह से यहाँ महिलाओं बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। पिछले महीने मुजफ्फरपुर में कितनी नृशंस हत्या कर दी गई और बलात्कार बच्ची का किया गया। गया में अभी 5 साल की बच्ची का, 10 साल की बच्ची का और इवन की जो मेंटली चैलेंज बच्ची है उसका बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने बलात्कार किया और बच्ची 5 साल की, 10 साल की थी, उसकी हत्या कर दी गई। तो आप बेटियां बचेगी तब तो आपका कार्यक्रम का लाभ ले पाएंगे, बेटियां बचेंगी नहीं तो आप कार्यक्रम चलाएंगे किसके लिए? आज नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने साइकिल दिया, स्कॉलरशिप दिया, लेकिन उसी तरह बिहार में लगातार बेटियों की हत्या की जा रही है। तो आपको बेटियां बच ही नहीं रही हैं, वो सुरक्षित नहीं है, तो आपका इसका लाभ कौन लेगा? तो बिहार में मुद्दों की कमी नहीं है। नीतीश कुमार हर फ्रंट पे फेल हैं। पहला जो उनका शासन था 2005 से जो थे, तो डेफिनेटली
5 साल जो थे वो उनका शासन अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद वो सत्ता के लालच में लगातार ड्रिल चलते गए और बिहार को कॉम्प्रोमाइज़ किया। अपनी सत्ता के लिए उन्होंने बिहार को कॉम्प्रोमाइज़ किया और बिहार में डेवलपमेंट नहीं है। इसी का नतीजा है कि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। आज बिहार जो एक ज्ञान की धरती थी, वो ज्ञान की धरती जो हम IAS बनाने की फैक्ट्री के तौर पर जाने जाते थे, आज डेटा कम होते होते 2023 से मात्र 28 लड़के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कम्पीट किए बिहार से, जो कि बिहार के बच्चे 100 रहते थे। लेकिन आज क्या हो गया, वही ज्ञान की धरती से मात्र 28 लड़के IAS IPS बन रहे हैं। तो ये डेटा बोलता है, किसी मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार बदहाल है और बिहार बदलाव की ओर देख रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी सिंगापुर के दौरे पे गए थे, वो बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी हम बहुत सारे सिंगापुर बनाएंगे। तो ये 10 सालों में भाजपा सरकार में पटना कितना सिंगापुर रास्ते पे चल पड़ा, सिंगापुर जैसा बन गया? बिल्कुल पॉसिबल है। देश तो सिंगापुर बन ही सकता है। भारत का जो मानचित्र है उसमें जितने भी राज्य हैं उसको सिंगापुर 1, सिंगापुर 2, सिंगापुर 3, सिंगापुर 4 करके ऐसे लग दीजिए नाम। क्या है, विकास का दूसरा नाम सिंगापुर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगापुर तो बन ही सकता है। वो तो मोदी जी जुमला देने में नंबर 1 है। उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए इसमें, जुमला देने में। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज़ है वही मिलना चाहिए। तो सिंगापुर बिल्कुल बन सकता है। बस क्या है कि राज्यों का नाम बदल के सिंगापुर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके जितने भी राज्य हैं वो सिंगापुर बन गया। क्या सब जगह सिंगापुर बनेंगे तो पटना भी सिंगापुर बन जाएगा बिहार? बिल्कुल, सारे राज्य में पटना भी है। पटना भी अब उसका नंबरिंग जैसे होगा, सिंगापुर में कितना नंबर है बिहार का, बस हो जाएगा सिंगापुर। यह भी सिंगापुर के तौर पे जाना जाएगा। विकास हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, नाम कर देना है। सिंगापुर, लॉस एंजलिस, फ्लोरिडा, कुछ भी नाम कर दीजिए। नाम करने में क्या है? मोदी जी कल जाएंगे रशिया, कह देंगे कि हम रशिया बना देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी जी का क्या है? तो आज देश के लोगों ने समझ लिया है कि ये जुमलेबाज एक प्रधानमंत्री बना हुआ है और देश के लोग अब उन पे विश्वास नहीं करते। मोदी जी तो कहते हैं हम काम की गारंटी देते हैं, जैसे इस लोकसभा में भी हावी रहा, पोस्टरों पे हर जगह दिख रहा था। भाई आज जिस तरह से देश को चला रहे हैं, आज 5 किलो राशन पे लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है। और देश में जैसे हमारे भाई कह भी रहे थे, मुद्दों की कमी नहीं है। हमारा मणिपुर जल रहा था, हमारी बच्चियों पे लगातार बलात्कार, उत्पीड़न, शोषण हो रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति पे लगातार देश में उत्पीड़न, शोषण हो रहा है। कहाँ सरकार देख रही है? सरकार मगन है अपने में, अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में वो मगन है। तो ये मतलब ये सभी के सामने है, सभी के सामने है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय अब इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। बिहार का चुनाव तो जो 2025 में होगा, तो बिहार एक बदलाव की तरफ देख रहा है, एक विकल्प की तरफ देख रहा है। और आई एम श्योर कि आने वाला चुनाव में एक नया चेहरा डेफिनेटली आएगा। 5 सालों में कैसा कार्य चल रहा है? कुछ बदला आपके विधानसभा क्षेत्र में? जी कुछ नहीं, जैसा था शुरू से वैसा ही। वही थोड़ा सा ही बरसात होता है, पूरा मोहल्ला जाम, पूरा जाम, पानी की समस्या। 5 मिनट के बरसात में। तो विधायक जी को नहीं दिखता क्षेत्र में आएंगे वोट मांगने के लिए चुनाव में? विधायक जी के तो क्षेत्र सेलेक्टेड है, जहाँ जातीय, आप जान ही रहे हैं, जातीय चुनाव चलता है बिहार में। जातीय चुनाव चलता है। हाँ, तो क्षेत्र में जहाँ उनके जातीय के क्षेत्र के लोग जहाँ ज़्यादा जनसंख्या में हैं, वहीं का वो दौड़ा ज़्यादा करते हैं और वोट लेते हैं। और क्या? अच्छा, इस चुनाव में नितिन नवीन जी जो जीत कर आए हैं, वो भाजपा की ये अपनी काबिलियत पर आए या वोट जातिगत वोट बैंक की वजह से? जाति की वजह से काम वो कुछ नहीं। जाति के अनुसार देखिए यहाँ कैमरा लगी, देखिए एक भी देखिए बिजली का तार सही जगह से है। कभी भी गिर जाए कोई भी आदमी के, किसी कौन जवाबदेही देगा? कोई जवाब देगा, लेकिन काम तो करने के लिए तो बहुत सारा है, एक भी काम नहीं। तो कभी भी हादसा हो सकता है किसी वक्त भी, किसी वक्त। इसकी जवाबदेही के लिए कोई नहीं है। विधायक तो जी नेता चाहते तो ये सब बढ़िया अपने क्षेत्र में काम करा सकते थे, लेकिन तो जब नेता जात के नाम पे चुनेंगे तो फिर काम कैसे होगा क्षेत्र में? तो यही चलता है। यही चलता है। तो कैसे बदलेगा ये व्यवस्था बिहार में? लोग माइंड सेटेड हैं। जहाँ जहाँ आपका शहरी क्षेत्र है वहाँ फॉरवर्ड का ज़्यादा जनसंख्या है, वो कुछ नहीं देखते हैं। वो सिर्फ एक देखते हैं कि हाँ क्या चुनाव चिन्ह किसको गया, और उसी हिसाब से वोट डाल देते हैं, बस यही हावी रहता है चुनाव में। बस। तो आप सुन रहे थे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को कि आखिर 5 सालों में क्या कुछ बदला। नितिन नवीन जी यहाँ वर्तमान में विधायक है, फिर से चुनाव का माहौल आया है, वो वोट मांगने जनता के बीच जाएंगे। तो आप सभी विधायकों से पलट कर ये जरूर पूछिएगा कि 5 साल पहले आप जो दावे कर रहे थे, उस दावे पे आप कितने खरे उतर पाए। अब देखते रहिए पब्लिक संपर्क में हूँ आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। धन्यवाद।